नमस्कार साथियों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं एलटी ग्रेड्स का जो मेंस है ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, तो हमने पिछली क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज हम इस क्लास में आपको भू संतुलन और भूकंप, भूकंप के प्रकार, भूकंप से हानि एवं लाभ, ये 3 प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। आप हमारा यकीन कीजिए, क्योंकि ये हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। हमने बड़ी मेहनत से इसको लिखा है, तो वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, मैं ज्योग्राफी से नेट क्वालिफाइड हूँ। EMRS TGT PGT का मेंस दिया हूँ, KVS PGT ज्योग्राफी का मेंस दिया हूँ। तो अनुभव हो चुका है। मैं अपना अनुभव और क्या नाम है, जो हमारे नोट्स हैं, इनको शेयर कर रहा हूँ। तो आप सभी ध्यान से इसे पढ़ें और बिल्कुल इस नोट्स को जा करके तैयार करके अपने एग्जाम में लिख दें। 100% सफलता आपको मिलेगी। ये जो प्रश्न है, मैंने अपने मन से नहीं लिया है। यह प्रश्न हमारे द्वारा जो लिया गया है, यह पीसीएस जो यूपी पीसीएस कराता है, उसके मेंस में पूछा गया सभी प्रश्न है। मैं वहीं से प्रश्न लिया था और सारी चीज़ों को लिखा था। तो चलिए, मैं अब प्रश्न की शुरुआत करता हूँ। उम्मीद है कि आप हम पर विश्वास करेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। भू संतुलन एक मिनट। भू संतुलन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। थोड़ा मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, उसमें समझाना चाहूँगा कि जो विवेचना करना होता है, प्रकाश डालना होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है, लिखने के तरीके, इन सबको मैं कल ही या फिर आज लेट नाइट में एक वीडियो बना करके आप सभी को अपलोड करूँगा। आप सब उसे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैं उसमें बताऊँगा कि जो स्ट्रेटजी हमारी है, लिखने की कला जो है और सही रणनीति जो होगी, वो क्या होनी चाहिए कि जिससे मेंस में पूरे के पूरे अंक ले आ सके। कोई बताता नहीं है। मैं हमारे जो प्रोफेसर सर थे, उन्होंने हमें बताया था और मैं भी वही अप्लाई किया था, तो हमें जो है बहुत अच्छे नंबर मिले थे। तो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आपको बताने की। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जूम करके स्क्रीन पर लेते हैं प्रश्न को। ठीक है। भू संतुलन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। विवेचना करने कह रहा है, आप ध्यान देंगे शब्द क्या कर विवेचना करना। विवेचना में आपको इसके कारण, परिणाम, मतलब सारी चीज़ें को बतानी होंगी। ठीक है। चलिए, प्रश्न है, हमने प्रश्नोत्तर डाल दिया। उसके बाद ये हमारा प्रस्तावना है। प्रस्तावना। अब हम थोड़ा समझेंगे भू संतुलन है क्या। तो भू संतुलन जो है, इसके बारे में जानते हैं। भू संतुलन से तात्पर्य है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप किस प्रकार संतुलन की अवस्था में है। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, ये सब जो पाए जा रहे हैं, ये कैसे संतुलन की अवस्था में है। ये किस प्रकार एक दूसरे से गिर नहीं रहे हैं, लटक नहीं रहे हैं, एक साम्य अवस्था में पड़े हुए हैं, अर्थात संतुलन अवस्था में पड़े हुए हैं। ठीक। भू संतुलन का अर्थ यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भू संतुलन शब्द है, इसे इंग्लिश में जियोस्टेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोस्टेसी। जियोस्टेसी कहते हैं। का प्रयोग 1889 में अमेरिकन भूगोलवेत्ता एक थे, इसी डेटन ने किया था। आपको इसको जरूर लिखना है और इसको यहाँ पे अंडरलाइन, जैसे मैंने किया, आपको अंडरलाइन करना है। इससे एग्जामिनर का ध्यान वहाँ जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। भू संतुलन के संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपने अपने विचार दिए थे। उसमें प्राट थे, एरी थे और 2-3 विज्ञान जो क्या नाम है भूगोलविद थे। मैंने उन सबको नहीं लिया है। मैंने उस वैज्ञानिक को लिया है जिसका मत जो है मान्य है अभी वर्तमान समय में। तो एरी का मत मान्य है, मैंने एरी को ले लिया है, इन्हीं की व्याख्या कर रहा हूँ। आपसे वहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि आप इनकी व्याख्या कीजिए, इनकी व्याख्या कीजिए, आपसे पूछेगा
आप किसी एक की व्याख्या कर सकते हैं। तो हम एरी की जो है, एरी के मत की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। भू संतुलन के संबंध में एरी का मत। एरी के अनुसार विभिन्न स्तंभों के घनत्व में समानता है। ये स्तंभ मैंटल पर उसी प्रकार तैरते हैं जैसे जल में नाव, अर्थात आर्किमिडीज के सिद्धांत का पालन करते हैं, यानी जो स्तंभ जितना भारी होगा उतनी ही गहराई में डूब कर तैरेगा, अर्थात वह संतुलन प्राप्त करेगा। आपने इसको पढ़ लिया, अब हम आपको इसको समझाते हैं, क्योंकि बिना समझे आप इसको लिख नहीं पाएंगे, वहाँ पर रटना पड़ेगा आपको। चलिए नीचे हम डायग्राम लेते हैं और यहीं आपको समझाते हैं। एरी कहते हैं कि ये हमारी मेंटल है, ठीक है, मेंटल है, ये आप जानते हैं द्रव अवस्था में है। ये कह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी पर, जो इन्होंने भू स्तंभ से मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी पर भू आकृतियां हैं, ये जो हैं, जो भू आकृतियां हमारी पृथ्वी पर बनी हुई हैं, इन भू आकृतियों का जो घनत्व है ऊपर से नीचे तक हर जगह समान है। बात यह है कि जो स्थलाकृति जितनी भारी होगी वह उतनी अधिक गहराई में डूबकर तैरेगी और संतुलन की अवस्था को प्राप्त करेगी। क्योंकि हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा है, वो कहते हैं कि कोई वस्तु जितना ऊपर रहती है उससे ज्यादा नीचे वह डूब कर तैरती है। यही स्थिति यहाँ पर भी लागू होती है, जो एरी कहते हैं कि जो वस्तु जितनी भारी होगी वह उतनी ही अधिक गहराई में डूब कर तैरेगी। आप इतना यहाँ है तो इससे ज्यादा नीचे यहाँ गई है, इतना यहाँ तो इससे ज्यादा नीचे यहाँ है। तो मतलब जो जितना भारी है वह उतना ही अधिक गहराई में डूबकर तैर रही है। इनकी यह बात वैज्ञानिकों को रास आई, पसंद आई, और ये मान्य भी है, सही भी है। लेकिन इनके मत में कुछ कुछ केस के संबंध में जो है भ्रम पैदा होता है, जो अब यहाँ आपको बता रहे हैं। वो भ्रम जो है वह हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में होता है। आपको वैसे चित्र उदाहरण देना है। अब देखिए, वर्तमान समय में एरी के मत को अधिक समर्थन प्राप्त है, परंतु हिमालय के संदर्भ में यह भ्रम पैदा करता है। ठीक है, अभी कैसे बता रहा हूँ हिमालय के संबंध में भ्रम पैदा करता है। ठीक, यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखिए, मैंने उत्तर जो लिखा है यह 120 शब्दों का है। आपकी परीक्षा में 120 125 शब्द आएंगे, हमें पता है। अगर आपको 200 शब्दों में लिखने का उत्तर आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा 2-2 लाइन और एक्सप्लेन कर देना है। जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका उत्तर बड़ा हो जाएगा। अब समझिए, जैसे हिमालय की ऊंचाई हम जानते हैं कितनी है, 8,848 या लगभग 8,850, कहीं के 50 भी मिलता है, मीटर ऊंचाई है। ये कहते हैं, जो एरी कहते हैं कि यह आर्किमिडीज के सिद्धांत का पालन करता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कोई वस्तु जो है वो अपने से 9 गुना अधिक गहराई में डूबकर वो अपने से 9 गुना अधिक गहराई में डूबकर तैरती है, संतुलन की अवस्था प्राप्त करती है। यदि हम गुणा कर दें, मान लीजिए 8,848 है, इसको हम 48 मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो है 9 से गुणा कर देते हैं। ये देखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि इतनी गहराई में जो तापमान है इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पिघल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो इन्होंने एरी ने बात की है, हिमालय के संबंध में भ्रम पैदा होता है। आप इसका डिटेल्स लेक्चर के लिए आप हमारी क्लास यूआरएस क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। हम जल्द ही वहाँ पर भू आकृति विज्ञान शुरू करेंगे, तो वहाँ आपको डिटेल में सारे सिद्धांत को कराया जाएगा। क्योंकि समय कम है तो मैं आपको एक बेसिक समझ पैदा कर दे रहा हूँ कि आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं और वहाँ लिख देंगे आसानी से। स्पीड हमारी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न करवाते हैं हम। भूकंप। भूकंप का सामान्य परिचय दीजिए। भूकंप का सामान्य परिचय दीजिए तथा भूकंप उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्या क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भूकंप के सामान्य परिचय दीजिए तथा भूकंप की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी भूकंप क्या है और भूकंप उत्पत्ति कैसे होते हैं, भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। चलिए हम देखते हैं, इसको भी बहुत ही आसान तरीके से हमने लिखा है। ये सारी चीज़ें आपको सविंदर सिंह की किताब में मिल जाएंगी। बाकी और सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है, बहुत सारे नोट्स मैंने जब नेट की तैयारी मैंने की थी तो पढ़ा था, तो आपको वहाँ से भी मिलेंगे। लेकिन मैं सारी चीज़ों को यहाँ एकत्रित कर दिया हूँ, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे क्लास से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ डाल देंगे प्रस्तावना।
प्रस्तावना, जब किसी ज्ञात एवं अज्ञात अथवा अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण पृथ्वी के भूपटल में तीव्र कंपन पैदा हो जाती है तो उसे भूकंप कहते हैं। बहुत ही साधारण परिभाषा है, सविंदर सिंह की बुक में आपको मिल जाएगी। आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल क्या है, हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर क्या हो सकता है कि कोई ज्ञात है, अज्ञात है, अंतर्जात बहिर्जात कोई भी बल जो पृथ्वी के ऊपर से काम कर रहा है। बहिर्जात मतलब कोई तूफान आ गया या फिर कोई जैसे लैंडस्लाइड हो गई, मतलब कोई भी कारण हो सकता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी के परपट्टी जो ऊपर वाली भाग होता है इसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है, ये हिलने लगती है जिसे भूकंप कहते हैं। अब भूकंप उत्पत्ति के कारण आपको यहाँ जब प्रस्तावना लिखेंगे नीचे यह भी लिख देना है कि यह एक प्राकृतिक घटना है भूकंप, ठीक है, क्योंकि मानव के बस की बात नहीं है। ये तो कारण हो सकता है, थोड़ा मानव योगदान दे सकता है इसमें, लेकिन पूरी तरह प्राकृतिक घटना है। भूकंप उत्पत्ति के कारण इसके दो कारण, एक मुख्य कारण दूसरा सामान्य कारण। मुख्य कारण, सामान्य कारण। मुख्य कारण में क्या आता है, पहले मुख्य कारण देखते हैं फिर सामान्य कारण को देखेंगे। मुख्य कारण में प्लेटों का अभिसरण एवं अपसरण, अर्थात जो प्लेटें हैं हमारी वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अभिसरित हो रही हैं, या प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, जब प्लेटें दूर जाती हैं आपस में टकराती हैं तो भी भूकंप आता है। दूसरी, ज्वालामुखी प्रक्रिया, जब ज्वालामुखी घटना होती है तो भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। भ्रंश का निर्माण, भ्रंश का निर्माण मतलब संरक्षित प्लेट सीमा, जब दो प्लेटें एक दूसरे से घर्षण करती हुई गति करती हैं तो उनके द्वारा एक बीच में एक वो क्या नाम है, भ्रंश उत्पन्न हो जाता है, ठीक, फॉल्ट बन जाता है, तब भी भूकंप आता है। जो हिमालय में भूकंप आता है इसी भ्रंश के कारण ही आता है। भूसंतुलन में अवस्था, भूसंतुलन में अव्यवस्था है, ये अवस्था नहीं अव्यवस्था। जैसे हमारी पृथ्वी जो है अभी संतुलन अवस्था में है, जब यह संतुलन प्राप्त करने के लिए गति करती है तो उसके कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है उससे भी जो है भूकंप आता है। जलीय भार, जलीय भार से मतलब क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर बहुत सारा अगर कहीं जैसे हमने बांध बना लिया, जलाशय, इतना बड़ा जलाशय बना दिया कि जल एक ही जगह स्टोर हो गया, तो पृथ्वी के जो संतुलित अवस्था है उसमें असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे जो है भूकंप आते हैं। गैसों का फैलाव, जब ज्वालामुखी निकलती है तो उसके साथ बहुत सारे गैस निकलते हैं। इतनी तेज विस्फोट होता है कि जो पृथ्वी की पपड़ी तोड़कर निकलती है तो उस समय भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, हमने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है, आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, अब इस यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा हम सामान्य कारण देखते हैं। सामान्य कारण क्या है कि जो लहरें हैं, समुद्री लहरें जब तटों से टकराती हैं तो इतना ज़्यादा वेग रहता है कि आसपास के क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न कर देती हैं। कंदरा के छत छत का ढहना, कंदरा मतलब जानते हैं गुफा जो होती है, जैसे जब चूना पत्थर वाली स्थलाकृतियाँ होती है, मान लो कोई स्थलाकृति है, चूना पत्थर में क्या होता है कि जब चूना होता है पानी के साथ गल करके नीचे बैठ जाता है, खत्म हो जाता है, तो बीच में कंदरा बन जाती है, ऊपर वाली छत एक दूसरे से चपकी रहती है। जब यह छत जो है इतना कमजोर हो जाती है, कमजोर होने के बाद ये छत ऊपर से गिर जाती है। जब यह छत गिरती है, एक सेकंड, जब यह छत जो है कंदरा की गिरती है तो आसपास के क्षेत्रों में भूकंप महसूस होता है। ठीक है, भूस्खलन, जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो पहाड़ का जो मलबा है जब स्लाइड करके नीचे आता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो इतना वेग रहता है कि आसपास के क्षेत्र में क्या करता है, कंपन पैदा कर देता है, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। छोटे पैमाने पर होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें सामान्य कारण कहा गया है। बर्फ के विशाल खंड का गिरना, जब हिमालय, जो हमारा हिमालय है, हिमालय पर जो बर्फ है, क्या होता है कभी कभी जब बर्फ का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वह एकाएक जब नीचे गिरता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो वह भी जो है आसपास के क्षेत्रों में कंपन पैदा करता है, जिससे भूकंप आते हैं। ठीक, परमाणु परीक्षण, हम जो परमाणु परीक्षण करते हैं तो इतना ज़्यादा विस्फोट होता है कि भूकंप की उत्पत्ति करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसका पैमाना छोटा होता है, यानी आसपास के क्षेत्रों में उत्पत्ति करता है, इसलिए इन्हें सामान्य कारण कहते हैं। ठीक, अब आ जाइए, हमने आपको कारण बता दिया है, कारण के बाद
इस एक एक कारण की हम व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, आप जो है यहाँ पर देख लें, क्योंकि हमने जो कारण ये लिखा है बुलेट पॉइंट में लिखा है, देख रहे हैं। आपको भी ऐसे बुलेट पॉइंट में उत्तर लिखना है। बुलेट पॉइंट में आप उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ज्वालामुखी क्रिया या फिर भूकंप के जितने भी कारण हैं सबको क्या करेंगे, एक एक उठाएंगे, हेडिंग डालेंगे और अंडरलाइन करके इसका एक्सप्लेनेशन करते चले जाएंगे, यानी व्याख्या कर देंगे। जैसे मैंने कहा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट के साथ भूकंप अवश्य आते हैं क्योंकि ये प्लेटें दूर हटती हैं। प्लेट अभिसरण, जब प्लेटें टकराती हैं भूकंप आता है। हमने दो ही एक्सप्लेन किया था यहाँ पर, क्योंकि हमें शब्द की सीमा रखनी थी 120 से 25। ठीक, तो आप सभी जब देखेंगे कि आपको 200 शब्द लिखना है, सभी का व्याख्या कर देंगे तो आपका उत्तर लंबा हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। भूकंप एक प्राकृतिक क्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता है, जिसे रोका नहीं जा सकता। केवल अनुमान के आधार पर इससे बचाव किया जा सकता है। जिसका प्रभाव है इसके अनुमान के आधार पर इससे बचाव किया जा सकता है। ठीक, अब अगला प्रश्न लेते हैं हम। भूकंप से होने वाले लाभ एवं हानि। 2 मिनट और आपका जो ये है कंप्लीट हो जाएगा। ये भी प्रस्तावना है, प्रस्तावना है ये। उसके बाद आप क्या करेंगे कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, इसे प्रायः नुकसान ही होता है। इसके कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हैं। देखना क्या लिखा, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं। अब क्या लाभ हानि हो सकते हैं उसे देखते हैं। एक चार्ट बनाएंगे आप। जब भी लाभ हानि का या कोई भी प्रश्न आए तुलना वाला, उसे आप एक टेबल बना कर लिखेंगे, इससे नंबर पूरे मिलते हैं। अवसंरचनात्मक वस्तु, भवन, घर इत्यादि जो होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, इनका क्षति हो जाती है हानि में। नगर नष्ट हो जाते हैं, आग लग जाती है, दरार पड़ जाती है, भूस्खलन आ जाता है, स्थल मार्गों का विनाश हो जाता है, जैसे हम सड़क हैं, सड़कें टूट जाती हैं। ठीक, बाढ़ आ जाता है। बाढ़ कैसे आता है कि जो नदी का मार्ग है, नदी के मार्ग भूकंप के जब आते हैं तो क्या होता है, नदी का मार्ग में मान लो यहाँ से भ्रंश बन गया, नदी का पानी इधर घूम गया, अर्थात नदी का जो मार्ग है वो परिवर्तित हो जाता है, जिससे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, जल तरंगों की उत्पत्ति होती है। यही भूकंप जब क्या होता है, समुद्र में आ जाता है तो जल तरंगों की उत्पत्ति, सुनामी आ जाती है। ठीक, ये सब क्या है, भूकंप की हानियां हैं। इससे कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं। क्या लाभ हैं आप देखेंगे। झीलों का निर्माण, भूकंप के कारण बहुत सारी झीलें बन जाती हैं जहाँ पर जल एकत्रित होता है, वो आर्द्र भूमियों का काम करती हैं। ठीक, अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया में मदद होती है। जो अपक्षय एवं अपर्दन हो रहा है ये तेज होने लगता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी के निर्माण में मदद मिलती है। ठीक, खनिजों का बाहर आना, भूकंप के साथ जब ज्वालामुखी घटनाएं भी घट सकती हैं, उस समय क्या होता है, या फिर भूकंप के द्वारा जब चट्टानें उथल पुथल होती हैं तो जो अंदर की खनिज है वो बाहर आ जाते हैं। नवीन स्थल खंडों का निर्माण हो जाता है। जहाँ पर खाई है वहाँ पर कोई स्थल रूप बन जाता है, जहाँ पर स्थल रूप है वहाँ खाई बन जाती है, अर्थात नए स्थल रूपों का निर्माण होता है। उसके बाद है ज्वालामुखी क्रिया को संपन्न कराकर लावा बाहर लाना, ताकि काली मिट्टी का निर्माण हो सके। अर्थात ये कह रहा है कि जब ज्वालामुखी उत्पन्न होती है भूकंप के दौरान, तो जो काली मिट्टी का निर्माण होता है उससे क्या होता है, उसमें हम कपास की खेती कर लेते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो होती है उसके अध्ययन में हमें क्या होता है, मदद मिलती है। आपको जरूर लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक, तो हमने भूकंप के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ जो है देख लिए हैं। अब इसका थोड़ा सा 2 लाइन का निष्कर्ष आपको जरूर लिखना है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है, भूकंप से होने वाली हानियों के साथ साथ इसके कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। ठीक, तो आज की क्लास इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब क्लास को पूरा देखेंगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित ही सफलता पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, हमें सपोर्ट करें, हमारे मनोबल को बढ़ाएं ताकि हम और क्लासेज आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आप सभी जो है वीडियो को सब देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद क्लास।